नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो बताइए सर, क्या चर्चा करनी है आज? हाँ, मेरे पास अभी राजू गुप्ता जी है जो यूएलएम बिहार का प्रचारक है। तो उनका आसाम में जॉब था, मणिपुर में। तो लौटते हुए कोलकाता होके वो बिहार जा रहा है अभी। बिहार जाके वो बिहार और यूपी ये और मध्य प्रदेश, ये 2-3 स्टेट उन्होंने कवर करेंगे प्रचार के तौर पे। तो और भी साथियाँ हमारे हैं उस एरिया में, उनके साथ काम करेंगे। तो अभी हम लोग कोलकाता में थोड़ा घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते हम लोग ये रविंद्र सदन जो है, नंदन एरिया, जो सांस्कृतिक धरोहर बोलते हैं इस प्लेस को, तो यहाँ आए हुए हैं। ये तो हर महीने या हर साल में सभी समय इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम लगा रहते हैं। तो अभी भी कोई संगीत मेला का आयोजन चल रहा है। अभी कल से शुरू हुआ है, आज भी शाम से ये होंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि इधर पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में। टॉपिक यही है कि मेरा पीछे पीछे जो दिख रहा है आपको, कि बांग्ला मोদের गर्व, मतलब ये जो बांग्ला है और बांग्ला भाषा है, ये हमारा गर्व है। तो हर किसी का मातृभाषा जो है गर्व होता है। अपना सांस्कृतिक, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना खान पान जो भी है, ये तो सब अपना होता है सबका, है ना। ये तो किसी के साथ ये एक्सचेंज नहीं हो सकता, है ना। ये अपना तो अपना ही और है। यही भारत की खूबसूरती है कि विविधता का ये मिलन, देश है। मिलन। हम्म। हाँ, ये तो टॉपिक इसी में है। इसमें अभी है कि जैसे कि वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में एक संस्था है बांग्ला पक्ष बोल के। तो वो लोग का कहना है कि ये जो वेस्ट बंगाल का जो जितना जॉब है, जितना सुख सुविधा है और जितना रिसोर्स है, ये जो बंगाल का जो बंगाली लोग हैं उनका पहला हक है। हाँ, पहला हक है। और ऐसा ही करके झारखंड में भी मुहिम शुरू हुआ है। उन लोग का भी कहना है कि जितने भी झारखंड के लोग हैं, जितने भी सरकारी नौकरी है, उस पर उनका पहला हक है। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी है, उन पर भी पहला उनका हक है। आफ्टर देन वहाँ पर बाहर के रहने वाले लोगों को देखा जाएगा, और नहीं तो वो लोग बाहर के लोगों को वहाँ से वापस भगाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। हाँ, तो लगभग इतने सारे भाषाएं हैं पूरे देश में, इतना सारे संस्कृति है, कल्चर है। तो इसमें अगर ये मुहिम अगर सब जगह से छोड़ा जाए, क्या यही के अल्टीमेट सॉल्यूशन है? तो नहीं, ऐसे कोई नहीं होगा, क्योंकि और एक बात इसमें कि इसमें लोग बहुत सालों से हर एक स्टेट में आना जाना करते हैं, है ना। हाँ। काम धाम में होता है, किसी का गवर्नमेंट बाहर के लोगों को सुख सुविधा ज्यादा दिया हो, या इसमें तो अब जानती है नौकरी में कुछ लेन देन भी चलता है ना, ये सब जानता है। और इसमें बहुत सारा कुछ लगा रहता है ना इसमें, कि लोग बोल रहे हैं कि कोलकाता में जो बाहर से लोग आए हैं, खासकर बिहार से है, बहुत ज्यादा है, यूपी से है और उड़ीसा से है। तो ये लोग आके इधर का जो नौकरी है और जो सुख सुविधा है वो खा लिया है, मतलब खा रहा है। ऐसा यहाँ पर अभी की जो गड़बड़ ये व्यवस्थाएं है ना, उस कारण लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि लोगों को सुख सुविधा चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो बाहर वाले लोगों न ले पाए, इसलिए वो अपना हक जताना चाहते हैं। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे पिछले सालों, कुछ साल पहले मैंने देखा था कि बिहार वाले लोगों को महाराष्ट्र से, उधर दक्षिण भारत से, तो फिर से ये गुजरात साइड से भगाया जा रहा था। और बहुत सारे उपद्रव भी मतलब कि हुआ, बहुत सारे नुकसान हुआ लोगों का, हिंसात्मक चीज़ें हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था कि झारखंड से भी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहा है कि बाहर वाले जो भी लोग हैं वो वापस जाओ। तो सब अगर अपने अपने देखने लगेंगे तो ऐसे नहीं होगा। अगर इसको राज्य लेवल से छोड़कर थोड़ा और निचले लेवल पे है कि हर कोई ये बोले कि मेरा जिला में ही मुझे सब कुछ कर लेना है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि एक हिस्से में, जमीन के एक हिस्से में सब चीज़ तो उपलब्ध नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? वो तो सामाजिक प्रक्रिया से एक दूसरे से लेन देन करके ही किया जा सकता है। अगर उससे भी हम नीचे आ पाए तो हम ये बोले कि मैं अपने गांव में किसी दूसरे गांव वाले को घुसने नहीं दूंगा, और मैं भी किसी अन्य गांव में नहीं जाऊंगा। तो एक गांव के लोगों को जो सुख सुविधाएं चाहिए वो कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, वो लोग तो अभी का जो सिस्टम है, सरकार है, जैसे कि बाहर का लोगों को ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि बाहर का लोग इधर, जैसे कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं और बाहर से भी, और म्यांमार से भी लोग आए हुए, रोहिंग्या लोग आए हुए हैं, ये सब बात चल रहा है। और बांग्लादेश का जो
सभी धर्म के लोग हाँ। इसमें आए हुए बसे हुए हैं, तो उन लोग को वोटर कार्ड दे देते हैं, वोट मिलता है सरकार को, बोलने के लिए है ना? सुविधा उन लोगों को मिलता हाँ। है, जैसा फ्रीबीज बोलते हैं, जो फ्री सुख सुविधा है। हाँ, सरकार को ऐसा लगता है कि उन लोगों को देना चाहिए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए देती। अगर देखा जाए तो बोलने के लिए प्राचीन समय में ऋषि महर्षियों ने बोल के चले गए कि इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन अभी वैसा देखने को नहीं मिलता है। समाज का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुल मिल कर रहें, एक दूसरे से आदान प्रदान करें, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं दिखता है। अभी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से छीना झपटी करें और अपना लूट अपने पास ज़्यादा चीज़ें को बनाने के लिए दूसरे से लूट कर इकट्ठा करें, ऐसा अभी देखने को मिलता है, जो कि ये गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी हो रखी है पूंजीवाद व्यवस्था के कारण। अगर पूंजीवाद व्यवस्था को हटा दिया जाए तो मनुष्य आंतरिक रूप में हर कोई स्वाभाविक रूप से मिलजुल कर ही रहना चाहता है। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर ये मनुष्य का जो भी प्रजाति है ये लुप्त हो जाएगी, आपस में ही लड़ के कट के मर के तमाम समस्याएं पैदा करके वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका अल्टीमेट सलूशन यही है कि प्रेमजीत सिरोही जी के द्वारा दिया गया जीवन दर्शन और जीवन दर्शन के ज्ञान के आधार पर दिया गया संपूर्ण समाधान व्यवस्था को ही हम सभी के जीवन में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है, सर का भी छोटा सा प्रयास है। तो इस तरीके से हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो पूरे देश में ये बातें फैल पाएगी और लोगों को समझ में आएगा, तो संपूर्ण समाधान का लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको व्यवस्था के रूप में ला पाने में आगे आएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें एक राज्य में जो आप बोले हैं कि सब सुविधा नहीं मिलता है ना, दूसरे राज्यों में जाना ही पड़ेगा या दूसरे राज्यों से कुछ सामान हाँ, लेन देन करना ही पड़ेगा, तो नहीं हो सकता है ना, तो निर्भरता दूसरे ऊपर को होना ही पड़ेगा। कोई ये बोलता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, तो मुझे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा भी आता है और उस पर दया भी आता है। गुस्सा इस बात के लिए आता है कि ये ईगो में आके बोल रहा है क्या, अज्ञानता में बोल रहा है क्या, या दया इस बात पर आता है कि ये बोल कैसे सकता है, इसको इतने अज्ञान है क्या। अगर आप किसी पर निर्भर नहीं हो और आप ये बोलते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, दैट मीन्स आप कहना ये चाहते हो कि आप कोई सेवा और कोई वस्तु किसी से भी किसी रूप में भी लेना नहीं चाहते हो, पैसे के बदले भी नहीं। अगर पैसे के बदले लेना चाहते हो पैसे देकर, तब तो वो निर्भरता ही हुआ ना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो और वो वस्तु ले रहे हो, तो आप उस पैसे को खा लो, चावल की जगह पे उस पैसे को ही पका कर खा लो, सब्जी मत खरीदो, आप खुद ही उगा कर खा लो। तो कहीं ना कहीं जो करेंसी है वो एक्सचेंज करने का एक माध्यम है। निर्भरता तो है ही, वो तो रहेगी ही, क्योंकि एक अकेला इंसान चाह कर भी सभी चीज़ का बंदोबस्त नहीं कर सकता है। एक अकेला इंसान जो किसान है वो खेती कर सकते हैं, उसमें भी या तो चावल या तो गेहूं का या तो किसी दाल का, मुख्य रूप से एक दो चीज़ें का खेती कर सकता है। उससे ज़्यादा क्या करेगा, उससे उसके जीवन में क्या ही उपयोगिता होगा। सिर्फ गेहूं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन की, सैकड़ों ज़रूरतें की चीज़ है वो चाहिए, सेवाओं के बात करें तो वो चाहिए। तो एक इंसान मिलकर कुछ नहीं, अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए समाज बना हुआ है, गांव बना हुआ है। तो पूरे गांव के लोग भी मिलजुल कर सब काम को नहीं कर सकते, इसलिए वो शहर से आदान प्रदान करते हैं और वो शहर बहुत सारे गांव से मिलकर बना होता है। उस तरह एक शहर दूसरे शहर से आदान प्रदान करता है, इसलिए एक राज्य बना हुआ है। तो ऐसे व्यवस्था है और अभी सारी व्यवस्था पूंजी के वजह से हो पा रहा है, जिसमें होता ये है कि गरीबों के पास जितने भी संसाधन है वो अमीरों के पास चला जाता है पैसे के बदले में, और वो पैसे गरीब के भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे खर्च करके। तो सारा कंट्रोल अमीरों के पास चला जाता है और यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा गड़बड़ी है, क्योंकि मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, जो सबसे ज़्यादा श्रम करने वाले लोग हैं वो शारीरिक स्तर के लोग होते हैं, लेकिन सबसे कम सुख और संसाधन उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है कि वो अपनी उपज किए हुए अनाज को रख पाएँ, और उनके पास वैसा बैकअप भी नहीं है कि वो अपने जीवन मतलब कि एक साल में चलने वाली जितने भी खर्चे हैं, तमाम खर्चे उसको मेंटेन कर पाएँ और उस अनाज को भी रख पाएँ।
तो मजबूरी बस उनको बेचना पड़ता है किसी भी कीमत पर, जो बाजार का भाव चलता है। और जब वो चीज़ें अमीरों के पास चला जाता है किसी भी रूप में, चाहे बिस्किट बनाने के रूप में चला जाए, रॉ मटेरियल के रूप में, या स्टोरेज के लिए उनके पास गोदाम में चला जाए, तो वो उसको स्टोर करके होल्ड करके उसको ज़्यादा महंगे में बेचते हैं। और ये उनके पास कंट्रोल है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान अभी यह अधिकार दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल्य में कोई भी वस्तु को बेच सकता है, जो कि ये गड़बड़ है, गलत है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, हाँ। संपूर्ण समाधान में क्या दिया है, ये जो और एक बात है, इसमें बहुत बोलते हैं कि जो उस धर्म वाले लोग हैं, उस कल्चर वाले लोग हैं, उस भाषाएं वाले लोग हैं, हमारे भाषा को खा रहा है ना, कल्चर जो कल्चर है नष्ट हो जा रहा है या कल्चर चेंज हो जा रहा है। ये सभी का सभी अपना अपना कल्चर को मेंटेन करके रखना चाहता है ना। हर इंसान चाहता ये है ना कि हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। बाकी ये जो कल्चर की बात है, ये तो संपूर्ण समाधान में इसका ये व्यवस्था है कि जो कल्चर को मानने वाले, जो धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को एक जगह पे बसा दिया जाए और वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं की तैयारी हो, वो कंप्लीट हो। वहाँ पर उनको किसी दूसरे सिटी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और जैसे नगर बनेंगे तो उस सभी नगर के केंद्र में एक महानगर होंगे, तो जिसको जरूरत भी पड़ेगा ना कोई चीज़ की, तो वो दूसरी नगर से नहीं लेगा, डायरेक्ट वो निर्भर होगा महानगर पर। और महानगर के संचालक जो होंगे, वहाँ पे जो नेता होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि सभी छोटे छोटे जो 5 नगर हैं, जो अभी एक जिला के साइज के है, उस जिला में के साइज का नगर होगा, नए नगर, तो उस नगर में जो भी चीज़ें की कमी हो रही है, वो महानगर के जो नेतृत्व करने वाले नेता है उनका जिम्मेदारी है पूरा कराना, न कि उस नगर के नेता का जिम्मेदारी होगा दूसरे नगर के नेता से लेन देन करना। ऐसे नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि थोड़ा जंप जैसा हो जा रहा है। हाँ। दस लोग समझेंगे क्या बोल रहा है कि नगर। हाँ, थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से नगर के बाद राजू जी ये बोल रहा है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं और जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं और जिस राष्ट्र व्यवस्था की एक प्रस्तावना हम लोग दिया है, उपस्थापन किया है, जो यूएलएम संस्था द्वारा प्रचारित हो रहा है पूरा देश भर में, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी का जो व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो संविधान है, जो अर्थनैतिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम है, जो शिक्षा और जो आजीविका सिस्टम है, ये जो दर्शन है, जो लोग क्या चाहता है, जीवन क्या है, जीवन क्या चाहता है, सुख दुख, ये सब का जो कंप्लीट जीवन केंद्रित जो दर्शन और व्यवस्था है, ये एक नई रूप से हम लोग पेश किया है। जीवन क्या चाहता है, जीवन को देखते हुए जीवन जैसा है वैसा ही व्यवस्था हो, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया है। जिन्होंने ये जो रचना है उन्होंने किया है दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही जी ने, जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हीं का मूल कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को लगा है कि लोग जो चाहता है, जो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि भाषा का जो संघर्ष है, जो कल्चर का जो संघर्ष है, या धर्म का जो संघर्ष है, तो इसका मतलब ये सुलझे कैसे, ये जो प्रॉब्लम है ये सुलझेगा उसी तरीके से, क्योंकि लोग जो चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, वो अगर वैसे रहने की बंदोबस्त उनका हो जाए, तो ये संभव कोई राज्य से नहीं होगा। ये केंद्रित सिस्टम अगर होगा कि केंद्र सरकार के पास पूरा देश भर में संपद है, प्राकृतिक संपद है, और काम करने के लिए लोग भी है पूरे देश में, क्योंकि एक सिस्टम इनकम्प्लीट है, उसी सिस्टम को अगर कंप्लीट बनाया जाए तो ये सभी अपना अपना जो जीने का, शिक्षा, आजीविका, सुख सुविधा, सुरक्षा उनको अगर मिल जाए, और किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भाषा के ऊपर, किसी कल्चर धर्म, अन्य किसी कल्चर धर्म के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो खुद का जो कल्चर है वो खुद पालन करे, घर में पालन करे, है ना, तो दूसरे के ऊपर वो बोझ ना बन जाए किसी के ऊपर, है ना। तो इस सब के लिए मेन चीज जो है, ये एक सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल प्लानिंग और एक राष्ट्र व्यवस्था ही किसी आदमी को ये सुरक्षा दे सकता है। तो उसी के बाद हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ये एक केंद्रीय व्यवस्था है, ये होने से सभी के जीवन में जो सुख सुविधा चाहत है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी हम लोग, तो इसका मतलब सुलझ जाएगा, इसका एकदम परमानेंटली ये सब का सोल्यूशन हो सकता है।
तो इसी बात राजू जी बोल रहा है कि हाँ, इसमें इसके नगरीय परिघटन है कि ये ग्रामीण नहीं है, नगर एक नगर होंगे, नगर के बीच में स्टेडियम, पार्क और जो कृषि क्षेत्र है उसमें कृषि काम का काज होगा, जहाँ पे पार्क बनेंगे। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कोई विनोदन का पार्क बन सकता है। ये एक व्यवस्थित करके एक सिटी की बात हम लोग थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये जो नया नगर होगा वो कैसे होगा कि अभी के जो एक सिटी है, एक शहर है, एक जिला है, उसका कोई निश्चित रूप से माप नहीं है। वो जैसे प्राचीन समय से बनते आए, बंटवारा किया गया वैसे। लेकिन नए नगर क्या होगा, एक सर्किल के आकार का होगा, बहुत बड़ा। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक जिला को एक सर्किल का आकार दे दिया जाएगा, और उस सबसे ज़्यादा जगह तो खेती के लिए चाहिए होता है, तो बाहर के सर्किल में खेती होगा। उससे जो कम चीज़ें की ज़रूरत होगा उसको उसके अंदर के सर्किल में रखा जाएगा। उससे कम चीज़ें की जो ज़रूरत होगा, जैसे उत्पादन करने की जो चीज़ें हैं, पशुपालन करने की जो चीज़ें हैं, तो उस तरह से सर्किल के अंदर छोटा सर्किल, उसके अंदर छोटा सर्किल, उसके अंदर छोटा सर्किल, और एक बीच में केंद्र होगा। वहाँ से ऊर्जा का सभी जगह पर बंटवारा किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए हॉस्पिटल हर वार्ड में होगा, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल केंद्र में होगा, जहाँ से कि जिसकी इलाज है वो उनके वार्ड में नहीं हो पा रहा है, उनका इलाज उस केंद्र वाले हॉस्पिटल से, यानी कि उस सिटी के जो केंद्र में बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें किया जाए। एयरपोर्ट भी उसमें होगा, क्योंकि पूरे सिटी के चारों तरफ के लोग वहाँ पर आएंगे और सबकी एक निश्चित दूरी हो पाएगी, इसलिए ये सर्किल के आकार में ये बनाया जाएगा। और उसमें तमाम A to Z सुख सुविधाएं होगी, जिसमें सभी प्रकार के खेल खेलने के लिए स्टेडियम, पार्क, ये जितने भी आप अभी तक देखते हैं बड़े बड़े शहरों में। जैसे कि अभी मैं कलकत्ता में हूँ, तो कलकत्ता में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, कलकत्ता क्या है, एक जिला है, राजधानी है, लेकिन एक जिला होते हुए राजधानी है। तो एक जिला में जितनी जनसंख्या के लोग रहते हैं, 10 से 20 लाख, इतनी जनसंख्या को रहने के लिए एक बहुत बड़ा नगर बनाया जाएगा, और उस नगर में सभी लोग को सुख सुविधाएं देने का संपूर्ण व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा एक नया नगर होगा। हाँ, जो अलग अलग कल्चर वाले लोग अलग अलग वो अपने पसंद का लोगों के साथ। उसमें ऐसा होगा कि एक जैसे 10-15 लाख लोग एक भाषा को, एक संस्कृति को मानते हैं, वो एक नगर में रहेंगे। कोई दूसरे हैं, कोई इस्लाम को मानते हैं, वो दूसरे नगर में रहेंगे। कोई बौद्धिज्म को मानते हैं, वो दूसरे नगर में रहेंगे। और इस प्रकार से वो हो पाएगा, जिसके एक नगर को दूसरे नगर से कोई लेन देन से कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये जो भाषा और कल्चर है, इसमें किसी के ऊपर बोझ ना पड़े, कोई किसी को बाध्य ना करे, किसी को किसी मान्यता में। और बाकी वो लोग दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, बस फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आप धर्म मान नहीं सकते, पूजा कर नहीं सकते। आप व्यक्तिगत रूप से मंदिर भी वहाँ पर होंगे, मस्जिद भी होंगे, जो चर्च होते वो होंगे, सब होंगे। आपको अगर इच्छाएं है तो जाइए, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये सब प्रक्रिया कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। और इस नए व्यवस्था में हर कुछ मांगे बिना सब कुछ मिल जाएगा, तो लोग भगवान से मांगने के लिए नहीं जाएंगे, तो बाद में और खुशी होके जाएंगे, खुश होके जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा समय व्यतीत करने जाएंगे, थोड़ा सा धार्मिक जो भावना होता है उसको प्रकट करने जाएंगे, घूमने जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे कि हे भगवान, हे देवी मैया, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा का नौकरी लगा दे, ऐसे करा दे, ऐसे करा दे। ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये रियल में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। ये लोगों के अंदर एक भावना होती है, क्योंकि ऐसा मान्यता पिछले सदियों से चलते आ रही है हमारे पूर्वजों के वजह से। और विश्वास है, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पाया ना। लोगों का जो चाहत है वो पूरा नहीं कर पाया ना। अभाव तो है अभी भी। तो लोग देख रहे हैं कि अभी जो सरकार है, व्यवस्था है, फैमिली है, ये मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो कौन मेरा देखेगा, कौन देखेगा? फिर वही समझ में आता है कि हम सभी को देखने वाले तो एक ऊपर कोई भगवान बैठा हुआ है, वो देखते हैं, उनसे मांगेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन ये सारा ज्ञान जो है ये मिथ्या है, गलत है, असत्य है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आसमान के ऊपर यानी धरती के ऊपर कोई ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऐसा बैठा हुआ कोई एक मनुष्य नहीं है, कोई इंसान नहीं है, या इंसान के जैसा कोई भगवान नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये खाली है, निर्यात है। जगह जगह पे
बड़े बड़े ये ग्रह है, और ये बहुत सारे ग्रहों को मिलकर सौरमंडल है, ऐसे मिलकर गैलेक्सी है, इसको मिलकर अलग अलग का वो नाम दिया गया है। ये हाँ। सारी चीजें ठीक है, या किसी के अगर विश्वास है वो पालन कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पे। हाँ मान्यता है, हाँ, उसको आप हाँ, बनाए रहिए। ये फ्रीडम है, कोई अगर नहीं भी मानेगा उसको भी कोई कोई बाध्य नहीं कर सकता, और जो मानेगा उसको भी कोई बाध्य नहीं कर सकता। हाँ। है ना, वो अपनी रुचि है। इससे इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप मानो तो भी अच्छा, नहीं मानो तो भी ऐसा, ये आपकी खुशी की बात है। क्योंकि ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, ये व्यक्ति को सुख बनाने के लिए किया गया, दुखित करने के लिए नहीं। यानी कि ये सुखवाद है, आपको दुखित करने का कोई प्रक्रिया नहीं किया जाएगा, कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा। आपको जिस चीज में सुखित मिलता है, सुख होते हैं, सुख पाते हैं, खुश हो पाते हैं, उस काम को आप स्वतंत्र रूप से करें। लेकिन ध्यान ये भी रखना है साथ में कि आपको सुख पाने के प्रोसेस में किसी अन्य जीव जंतु इंसान को दुख न पहुंचे, इंसान को खासकर दुख न पहुंचे। बाकी तो अभी उतने ज़्यादा विज्ञान विकसित नहीं हो पाया है कि हम मटन और चिकन की जगह पर वो वेजिटेरियन को रिप्लेस कर पाए। तो उस वजह से कुछ मांसाहार लोग हैं तो खाएंगे ही मांस, और वो सुख पाएंगे ही, उनको उसमें टेस्ट मिलता है। तो उस वजह से कुछ मुर्गे को, कुछ बकरियां को जान तो देने ही पड़ेंगे, उसका अभी विकल्प हमारे पास नहीं है। हाँ, ये ज्ञान का विषय है और ये व्यवस्था का भी विषय है। अगर वेजिटेरियन अच्छा खाना अगर विकल्प रूप में लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कॉस्टिंग पड़ता है ना, लोगों को क्या है कि एक चिकन मटन एक ही सब्जी से वो खाना खा सकते हैं पूरा खाना। लेकिन अगर वेज खाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस भी है, वो लोग खरीद भी नहीं सकता, है ना। ये व्यवस्था की बात है और ये ज्ञान का भी बात है, दोनों। हाँ हाँ, अभी अभी वेज में भी ऐसे ऐसे चीज उपलब्ध है हमारे देश में जो कि कॉस्टली है और उसको आम आदमी खा नहीं पाता है, लेकिन है बहुत वो स्वादिष्ट और पौष्टिक। तो संपूर्ण समाधान में क्या होगा ना कि उन सभी चीज का अच्छे से उत्पादन बढ़ाया जाएगा, उसका निर्माण ज़्यादा किया जाएगा और सभी तक उसका ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे ये हो सकता है कि कुछ जो नॉन वेज वाले लोग हैं वो इधर शिफ्ट होंगे, और फिर हम विज्ञान के जो साधन है, विज्ञान जो भी वैज्ञानिक लोग हैं जो इस तरह के खोज करते हैं खान पीन वाले चीज़ में, इसमें हम उसको रिप्लेस करने के लिए जो होता है वो बना पाएंगे। हाँ, जो लैब मीट जो है, हाँ लाइव मीट निर्माण कर पाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं जो खा रहा हूँ क्या है। हाँ, वो व्यवस्था की बात है और प्रैक्टिस की बात है, ये समय लगेंगे इसमें। तो कुछ समय लगेंगे। हाँ, अभी लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अभी खर्चे ज़्यादा है। किसी भी नई चीज़ को आप बनाने जाते हो तो बहुत महंगे होते हैं और वो सब कोई खरीद नहीं पाता, क्योंकि अभी तो मौद्रिक प्रणाली है, इसलिए अभी तो 2 टाइम भरपेट खाने की इंतजाम नहीं है ना, तो अभी देखिए मैं परसों मतलब कि ट्रेन में यात्रा किया, परसों रात को खाने के लिए मैंने, मेरे से वो 30 रुपये लिए, मैंने 100 रुपये भी देने के लिए तैयार था। 4 रोटी दिए, बहुत पतले पतले मैदा के, साथ में पेपर भी नहीं दिया जिस पे मैं रख के खा सकूं। सब्जी में मतलब कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन भूख लगा है पूरे दिन का, तो मजबूरी में जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, या बहुत सारे यात्री तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था नहीं है देश में हमारे। कितने भी आज हम 56 इंच का या 66 इंच का छाती कर लें और बोले कि हमारा देश विकसित हो रहा है, विकासशील है, इतने हम आगे आ गए, लेकिन हमको ये एक बात बहुत चुभता है कि ये लोग बात बोल कैसे सकते हैं। किस बात पे विकास की बात करते हो आप? हमारे देश में अभी भी लोग 2 वक्त के रोटी के लिए मोहताज हैं। अभी भी हर व्यक्ति को उसके मन पसंद का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो जब शारीरिक ही नहीं हो पाया, सबसे बड़ी बात है वो काम करने के लिए, काम सीखने के लिए रेडी है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो भीख मांग के खाना चाहता है, वो बोलता है कि मेरे से आप काम करा लो, लेकिन मुझे मनपसंद की चीज़ें खिला दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस वक्त मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि ट्रेन में हुआ, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है।
तो ऐसे है, ऐसे नहीं कि देश में खाना नहीं उग रहा है, सभी लगा इतना सब बड़ा है, देश व्यवस्था की कमी है, जो है। फसल है वो नष्ट होते हैं हर साल कितने, है ना। मैंने अभी सुबह में खान सर का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उनके पास आया था और बोला ये कि मेरे को 100 रुपये दे दीजिए और मेरे से कुछ काम करा लीजिए। फिर बहुत सारे बात करने के बाद बात ये सामने आया कि वो मजदूर था, वो अपने गांव से आया था शहर में मजदूरी करने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाया, तो घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं था। तो उसके पास ईमानदारी इतना था, किसी से पता चला कि खान सर इस तरह के सेवा देते हैं, मतलब कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो बोला सर आप कोई काम करा लो तो मैं 100 रुपये लूँगा। तो हमारे देश के लोग ईमानदार तो हैं, ये बात है। जो भी गड़बड़ियाँ है वो आर्थिक व्यवस्था के कारण है। मजबूरी में क्या किंग करेंगे, जब जब आएगा भूखे मरने की नौबत, तो वहाँ पे कुछ ही लोग सुसाइड कर पाते हैं, बाकी लोग गलत मार्गों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी से अपराध फैलता है। तो ये सभी का जो जड़ है वो गलत व्यवस्था है, और सभी व्यवस्था का जो मूल केंद्र है वो है आर्थिक व्यवस्था, यानी कि मौद्रिक प्रणाली, करेंसी बेस्ड इकोनॉमी। इसको बदलकर रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, संपूर्ण समाधान के तहत नया अर्थशास्त्र का जो निर्माण किया गया है उसको लागू कराने से ही ये सभी समस्या का समाधान हो पाएगा। हम लोग इस वीडियो को अंतिम तक पे खत्म कर देते हैं। तो हम लोग जहाँ पे थे, ये भाषा को लेके हम लोग शुरू किया था ये टॉपिक, और कल्चर का जो संघर्ष है, भाषा का जो संघर्ष है, इसको लेकर शुरू किया था कि हम लोग जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, नई एक राष्ट्र व्यवस्था या समाज व्यवस्था की, तो उसमें ये है कि उसमें एक केंद्रित, एक सेंट्रल भाषा नया बन सकता है जो विश्व में भी फैल सकता है बाद में, क्योंकि ये देश का सिस्टम है। एक देश में ये सिस्टम आ जाएगा, लागू हो जाएगा और देश का लोग सुखी होंगे, उस टाइम दूसरे देश में भी ये ट्रांसफर होते लगेगा, पूरे विश्व में ये आ जाएगा। प्लान ये ऐसा, ये वैश्विक एक सिस्टम की कल्पना या रूपरेखा हम लोग दिया है। जो शुरू तो कल्पना से ही होता है लोगों का, जो दूर करने के लिए जो हम लोग व्यवस्था करते हैं वही है, तभी लोगों को कल्पना लग सकता है। लेकिन इसका बुक्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, लेख है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और जो भाषा जो है, एक कॉमन एक भाषा हम लोग बना सकते हैं जिसमें सभी के योग सूत्र बन सकते हैं उस भाषा के। और जो मातृभाषा है वो तो लोग सीखेंगे ही, वो पढ़ेंगे ही, उसका संबंध तो उसके पास है ही है। तो ये मातृभाषा, और देश में जैसे कि बोलते हैं कि मातृभाषा जो है जैसे हमारा बांग्ला है, आपका दूसरा हिंदी या कुछ होंगे, तो वो सीखेंगे। उसके बाद जो देश का भाषा है जैसे हिंदी मैक्सिमम वो सीख सकते हैं, या इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल मतलब 3 भाषा सिस्टम सीख सकता है। एक तो सभी विश्व में सभी के लिए बात करने के लिए एक भाषा, और एक देश के सभी के लिए बात करने के लिए एक भाषा, और एक अपना लोकल में मातृभाषा। ठीक है ना, ये 3 भाषा अभी भी ये सिस्टम की ही बात है, क्योंकि इसमें अलग से आपको इंस्टीट्यूशन खोलना और इतने सारे टीचर्स को अरेंज करना और लोगों को शिक्षण देने के बाद उनको जॉब देना, प्रशिक्षण देना और जीवन का सुख सुविधा देना और जीवन यापन की जो सुरक्षा है वो देने के लिए आपको एक कंप्लीट एक नया सिस्टम की डिजाइन में ही जाना पड़ेगा, जो हम लोग पाया है, जो राजू सर ने भी बोला है। सर एक ये जो आप कल्पना शब्द बोले उस पर मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये आपका कल्पना मात्र है, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से अपने जीवन में जो भी चीज़ देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव ले पाते हैं, क्या वो इस पृथ्वी पर पहले से मौजूद था, या किसी ने कल्पना करके, सोच कर, विचार करके उसका निर्माण किया, उसका आविष्कार किया, उसका खोज किया? हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं सभी ने किसी ने पहले कल्पना ही किया था। कुछ भी चीज तुम देखो, है ना, जरूरत के हिसाब से लोग कल्पना किया था, है ना। ऐसा बोला भी जाता है कि आविष्कार जो है ना, मतलब कि जरूरत जो है वो आविष्कार की जननी होता है, इस तरह से बोला जाता है। तो जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तभी आविष्कार हो पाता है। तो हमारे पास कल्पना भी उसी टाइम शुरू होता है। हाँ, हमारे पास क्यों आएगा कल्पना, तो कोई प्रयोजन से ही आएगा ना, या किसी चीज की अभी हमारे पास ये जरूरत आन पड़ी है कि जो देश में बेरोजगारी है उसको कैसे समाप्त किया जाए, जो बढ़ती अर्थव्यवस्था में ये कमजोरियां हैं, गड़बड़ियां हो रखी है, बहुत सारे अपराध हैं, भ्रष्टाचार है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग पिछले 70-75 सालों से हमारे भारतीय संविधान में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खत्म नहीं हो रहा है।
और अभी सबसे बड़ी जो संकट है वो है एआई से बेरोजगारी उत्पन्न होना। एआई आएगा तो 2 रोजगार देगा लेकिन 20 रोजगार को खा जाएगा, ऐसे करके हैं। सही बात। तो ठीक है। तो और कल्पना जो लोग बोलते हैं तो उनके लिए मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कभी किसी ने कल्पना किया था कि इंसान उड़ेंगे हवाई जहाज के माध्यम से, आज वो सत्य है। उस समय लोगों ने उनको पागल बोला, किसी ने बोला पानी में लोहा तैरेगा, उनको लोगों ने पागल बोला, और आज पानी जहाज कितने हैं देख पा। तो ये कल्पना करने के बाद उसको समय लगता है एग्जिस्ट करने में, उसको बना पाने में। तो समय की बात है और समझ की बात है, जब ज्ञान आ जाता है तो हो जाता है। तो संपूर्ण समाधान का भी ज्ञान आ पाया है और उस पे लोग समझ रहे हैं। तो ये भी आने वाले 5 से 10 साल में हो जाएगा, 100% आ जाएगा। जी, ये पूरा देश भर का ही सिस्टम है। हर एक राज्य में हमारे जो वॉलंटियर्स लोग काम कर रहे हैं, इसमें सभी भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, रशियन, बंगाली, पंजाबी, सब भाषा में हमारे बुक्स भी है, चैनल भी है और बात करने के लिए लोग भी है। आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, आप बेहिचक हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है, वो लिंक है, वो नीचे में रहेगा, आप कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सर्च कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ULM हिंदी प्रचारक राजू गुप्ता, और मैं ये वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड कर ही दूंगा। जी जी जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।